नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, राजस्थान चुनाव में जिस तरह से इतिहास दोहराने की बात चल रही है या कहें कि इतिहास रचने की, उसमें एक बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज जैसे जातिवादी समाज है, उसमें जातियों की क्या स्थिति रही है। क्योंकि कांग्रेस अगर दोबारा जीतती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन जातियों की होगी जिनके साधने की कोशिश हुई, और अगर हारती है तो जाहिर तौर पर इन जातियों की ही ऐतराज होगा, नाराजगी होगी। इसी बात को समझने के लिए राजस्थान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन जी हैं। वह लगातार इन चीजों पर निगाह रखते हैं और वह करीब 3 दशकों से ज्यादा समय से इस तरह की कहानियां कहते रहे। त्रिभुवन जी, आपका स्वागत है। और हमारे पाठक जी दर्शक यह आपसे नमस्कार। समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के चुनाव में जो नया इतिहास रचने की बात हो रही है, उसमें जातिगत स्थितियां क्या रही। राजस्थान का ये चुनाव जातियों के मामलों में जो पहले के जो चुनाव जिस तरह से रहे हैं, जी। काफी उसी ट्रेंड पर है। एक बात है कि जो अम, सरकार ने बेसिक नीड्स का काम किया या लोगों के लिए अच्छी योजनाएं लाने की कोशिश की या जो बताया गया, उसके साथ साथ एक चीज और भी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी कांग्रेस के सामने थी। तो कांग्रेस के नेता पुराने समय से जातियों का काम करते रहे हैं, वो जातियों के हिसाब से बहुत सारी चीजें करते हैं। और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है ऐसा माना जाता है, लेकिन बीजेपी इसके साथ साथ धर्म के साथ साथ जातियों की राजनीति भी करती है। जी। बीजेपी दो तरह की नहीं, चार पांच तरह की तरह से काम करती है। और कांग्रेस का ज्यादा ध्यान अपनी योजनाओं या जातियों पर रहता है। और खासकर सोशल इंजीनियरिंग का काम यहाँ राजस्थान में बड़े लंबे समय से करने की कोशिश रही है। और खासकर जो कांग्रेस में अशोक गहलोत की जो लीडरशिप है, उन्होंने उनके दिमाग में जातियों वाला मामला, सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा रहता है। चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति का मसला हो, चाहे वो कैबिनेट में मंत्रियों को पद देने का मसला हो, या उनके अपने सीएमओ में अधिकारी तैनात करने का मसला हो, वो इस मामले में बहुत सावधानी बरतते हैं। और वो काफी इस तरह से काम करते हैं। लेकिन बीजेपी को जब हम देखते हैं तो वो धर्म की राजनीति भी करती है, और धर्म के साथ साथ वो जाति की राजनीति भी करती है, जो एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो वो करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताई जाए कि जैसे कई बाबा लोग खड़े किए गए, बीजेपी में बहुत सारे बाबा लोग हैं, लेकिन वो बाबा लोग जो है एक जाति के लोग नहीं है। एक जाट बाबा है, एक ब्राह्मण बाबा है, एक कोई गुर्जर समाज से है, या एक आदिवासी समाज से है, एक रायका समाज से है, या कोई जाट समाज से है, कोई स्वामी समाज से है। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और वो धर्म के साथ साथ जाति का भी इस्तेमाल करती है। कांग्रेस में जो जातियों के इस्तेमाल की बात है, मुझे लगता है कि वो समय के साथ साथ कांग्रेस में ऐसे नेता रहे नहीं हैं जो जातियों को समझते हैं। खासकर जो भारतीय जनता कांग्रेस का जो हाईकमान है, उसमें जो नेता हैं वो आधुनिकतावादी परिवेश की जो राजनीति है उनका उस मामले में काफी दखल है। और वो जो नेहरूवियन मॉडल का एक डेवलप्ड कहें, या आगे का जो स्वरूप है, उस तरह से वो उसके विशेषज्ञ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर भी काम नहीं किया। और उनको जातियों का जो मोह है और जातिगत आधार पर जो आना चाहिए, वो भी उसको भी वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो सर, थोड़ा इसको समझने की लेकिन जो कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा और ठीक से। वो ये कि हाँ, जब आप ये कह रहे हैं कि नेतृत्व, तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे या राहुल गांधी की बात है। दूसरा कि नेहरू का वह छूटा हुआ मॉडल जिसको कि अपनाने की कोशिश हो रही है। तो आपका क्या इशारा वह जाति जनगणना पर है जिसको लेकर राहुल गांधी ने काफी जोर दिया और
राज्यों के चुनाव आने के बहुत दिन बाद इसको जो है पार्टी ने हेल किया। क्या इसका कोई नुकसान और फायदा आप अपनी बात में जोड़ने जा रहे थे? देखिए, जो जाति जनगणना वाला मसला है वो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं। जी, जो भारत में राजनीतिक दलों का जो इतिहास रहा है, जिसमें जो मैंने अब तक देखा सुना और जो पढ़ा है, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऊपर के कुछ नेताओं ने जो सोच लिया और वो नीचे थोप दिया जी, और उसको उसको वो लोग जो हैं फॉलो करते रहे। एक चीज उसमें जो खास है वो ये रही है कि कि नेताओं ने, जो बड़े नेता थे, वो पहले स्टेट में गए, फिर डिस्ट्रिक्ट्स जो थे, जिला इकाइयां थी, उनके नेताओं से बात किया, उनके पुराने जो नेता थे। अगर राहुल गांधी कोई ऐसी कवायद करने के बाद में कुछ बात करते तो मुझे लगता है कि ये असरकारक बात होती। लेकिन उन्होंने शायद दिल्ली के कुछ बुद्धिजीवियों के हिसाब से, या उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो हिंदुत्व की हवा निकालने के लिए जातियों का मामला बहुत ठीक रहेगा, जाति जनगणना ठीक रहेगी। जी, लेकिन इसका अर्थ देखिए, दो दो तरह से मैं जो बात कह रहा हूं वो थोड़ा जोखिम वाली सी जी, बात है। उसमें बहुत सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इस तरह की बात करना जो वंचित तबके हैं उसका विरोध करना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो ग्राउंड पर देखता हूं और जो जिस तरह की स्थिति है वो ये है कि अ, जातियों के जो वंचित तबके हैं वो गणना के बावजूद उनके साथ वो उनको आगे नहीं लाते। आप देखिए, अभी पिछले दिनों में महिला रिजर्वेशन बिल आया है। कांग्रेस ने उस महिला रिजर्वेशन बिल का समर्थन किया और आगे बढ़ करके किया। भारतीय जनता पार्टी बिल लाई, उसका कानून बना और कांग्रेस उसके समर्थन में खड़ी है। उसमें वो रिजर्वेशन कितने प्रतिशत है? जी, 33। जी, अब सवाल ये आता है कि 33% जो रिजर्वेशन है उसका लॉजिक क्या है? वो 32 क्यों नहीं है, वो 35 क्यों नहीं है, वो 30 क्यों नहीं है, वो 40 क्यों नहीं है? असल बात यह लॉजिक की, लॉजिक ये है, तर्क ये है कि महिलाएं, जैसे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं। तो महिलाओं की तादाद 50% है समाज में, तो रिजर्वेशन के मामले में राहुल गांधी को संसद में अपनी बात नए सिरे से रखनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि जब संख्या महिलाओं की 50% है तो उनको रिजर्वेशन 50% क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये एक संकल्प जो है या जो इरादा है वो ईमानदार इरादा नहीं है। आप उनको दिखाना चाहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो मूलतः बेईमानी वाली बात है। जी, इसी तरह से जातियों का मसला है। जातियों में आज भी ऐसी वंचित जातियों के लोग कांग्रेस में बड़े अरसे से लोग हैं, बीजेपी में लोग हैं, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि उन वंचित तबके के लोगों को कहीं टिकट दिए गए हैं। वंचित तबके के टिकट आप किसको देते हैं? टिकट देते हैं आपके पास भरपूर पैसा हो तब। टिकट देने का आपका एक तौर तरीका है कि अ, आप जितने बड़े जाति सम्मेलन कर सकें। टिकट देने का एक मसला आता है कि आप कितने नेताओं नेताओं को साध सकते हैं। टिकट देने का एक माध्यम बनता है कि आप किसी नेता को कितना, जब दिल्ली से जो प्रभारी या जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं तो उनका कितना खुश रखते हैं या उनके यहाँ। लेकिन जो दलित और वंचित तबके के लोग हैं वो ये सब नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब वंचित तबके के लोग, जिनको जो जातियां एकदम अछूती हैं, मैं आपको सच बताऊं अजय भाई कि ऐसे कितनी ही जातियां हैं राजस्थान में। आ, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनको रिजर्वेशन देंगे। राजस्थान की जातियों का हाल ये है कि वो उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। पता नहीं कितनी ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु हैं। वो आज जयपुर के आसपास हैं, कल वो अजमेर के आसपास रहेंगी, परसों वो भीलवाड़ा या उदयपुर चली जाएंगी, गंगानगर चली जाएंगी। ऐसे कितने ही मुस्लिम हैं, जैसे राठी गायों को पालने वाले मुस्लिम हैं, वो गंगानगर में रहेंगे, गंगानगर के सूरतगढ़ में चले जाएंगे, सरदारगढ़ चले जाएंगे, बीकानेर चले जाएंगे। वो गो पालन का काम करते हैं और लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़ते। तो आप उनको समाज जो सत्ता की भागीदारी है उसमें कैसे भागीदार बनाएंगे? राजा मुस्लिम तबका जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है और वो किसी को एक टिकट भी नहीं देते, इसमें किससे उम्मीद होगी?
इसमें उम्मीद करते हैं हम कांग्रेस से। लेकिन आप देखिए कि जब राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, तो आप कहीं भी कोई एक एक निकाय में शायद उन्होंने बना दिया, वरना इतने जो नगर निगम हैं या स्थानीय निकाय हैं उसमें किसी में भी मुस्लिम, जबकि उन्हीं के वोटों से आप स्थानीय निकायों में जीत करके आते हो, लेकिन आप उनको नहीं बनाते। तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति अब जैसे जो मूल ओबीसी की बात की गई, तो मूल ओबीसी की बात तो की आपने, लेकिन मूल ओबीसी के साथ साथ जाट समाज का जो मसला है वो, या जो जो जाटों जैसी प्रभावशाली दूसरी जातियां हैं, जाहिर है कि जब आप मूल ओबीसी की बात करेंगे तो वो उन जातियों के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और वो नाराज होंगे और वो नाराज होकर के उधर चले जाएंगे। ये इसके साथ मेरा एक और, नाराजगी वाला जो पहलू है वो किसके साथ है, और क्या मतलब वह गुर्जर भाई है, क्या भाई वह अभी जाट है? वो जी। उन उन नाराजगी वाला पहलू जो जातियों वाले रिजर्वेशन की वजह से जो बात है कि जब आप मूल ओबीसी की बात करते हैं तो जाहिरा तौर पर जिनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, अभी जो जो ओबीसी में जो ज्यादा लाभ ले रहे हैं वो नाराज होंगे, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कम होगी, वहां कटौती होगी। तो जाहिरा तौर पर जो जातियां अभी कुछ एक गिनी चुनी जातियां हैं ओबीसी की, वो ज्यादा फायदा ले रही हैं, तो उनको नुकसान होगा। इसी तरह से एक चीज और देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जातिगत जनगणना का जो सवाल है, और खासकर जो ओबीसी वाला सवाल आया है, ये ये दूरगामी तौर पर भाई इन वंचित जातियों को के लोगों को पारिवारिक रूप से एक एक देखा जा सकता है और उनको ऊपर उठाया जा सकता है। आप देखेंगे कि जो किसी भी सड़क पर जो जूता गांठ रहा है जो व्यक्ति, वो उतने साल से जूते ही गांठ रहा है। बिल्कुल। जो लेकिन जो लेकिन लकड़ी सर, का काम इससे कर रहा है, इससे इस एक बार के सेकंड, चुनाव जो में। लकड़ी, जी। एक सेकंड, जो लकड़ी का काम कर रहा है तो उसका उत्थान तो हो नहीं पाया, उसको आप नहीं दे रहे हिस्सेदारी। जी, मैं ये कह रहा था कि इस बार के चुनाव में जब हम बात कर रहे हैं तो दो बड़ी जातियां हैं राजस्थान में, पिछड़ी जातियों में शायद। एक तो गुर्जर है, सचिन पायलट उसके हम्म। नेता हैं। तो क्या हम्म। यह अशोक गहलोत के साथ नहीं है, नाराज हैं? जाट क्या नाराज हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लग रहा है कि जो पोज किया राहुल गांधी ने, उसका फायदा होने की जगह राजस्थान में जो टक्कर दिख रही है कांटे की, या बीजेपी जीतती और कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है, उसके कारण में आप देख देखिए, ऐसा कोई, देखिए एक बल्क में ऐसा कुछ नहीं है कि ये वोट तो एकदम सारा कांग्रेस को जा रहा है या बीजेपी को जा रहा ठीक है। बात है, ये तो होता ये ही। सीट टू सीट भी, ये कैंडिडेट जो हर प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उसके हिसाब से भी रहता है। बहुत सारी जगह जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके साथ भी जाट जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, दूसरी जातियां जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ ट्रेंड्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर गुजर जो है वो बड़ा मुखर होकर के ये कह रहा है कि वो इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और सचिन पायलट को मुख्य, ये एक इशू है। ठीक है। लेकिन अशोक गहलोत उस तरह से सचिन पायलट के साथ सचिन पायलट गुजरों की राजनीति नहीं करते। वो एक अलग तरह का एक मॉडर्न फेस आया था, लेकिन वो पता नहीं क्या वजह हुई उसकी, या कांग्रेस की इंटरनल राजनीति रही, एक पूरी जाति उनके साथ जुड़ गई है और वो जातिगत पहचान भी उनके साथ चिपकने की कोशिश कर रही है। वो उससे छूटने की कोशिश करते हैं कि वो सब समाजों के नेता हैं, सब कौमों के नेता हैं, लेकिन लेकिन गुजर वोट है, जो गुजर वोट कांग्रेस से मुखर होकर के इस बार काफी, लेकिन जहां कांग्रेस के लोग खड़े हैं, जो गुजर जिनको टिकट दिया गया है, वो उनसे तो विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह की स्थिति है, तो गुजर मतदाताओं में जातिगत तौर पे नाराजगी है, और उनकी सीटें जो हैं वो आप मान के चलिए 30-35 सीटें या इससे कुछ कम या ज्यादा सीटें जहां वो प्रभावित करते हैं। जी। तो अगर अगर वो लोग सारी सीटें प्रभावित न करें और कांग्रेस इस इशू को ठीक से एड्रेस करती, तो मुझे लगता है कि उनको अगर मान लो 20 सीटें भी वो अपनी तरफ ले आते, तो 20 का अर्थ है 40 सीटों का फर्क पड़ना। तो वो जाहिरा तौर पे उसके चुनाव में फर्क पड़ना था। दूसरा, जो जातियों का मसला है, वो बहुत सारी जातियां कांग्रेस से पिछले कुछ समय में छिटकी हैं, लेकिन वो जुड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस ने उन जातियों को ये एहसास कराने का कभी कोशिश नहीं किया कि वो जातियां जब हमारे साथ थी तो हमने उनको खुश रखा। फिर जातिगत तौर पे एक मसला देखिए, जैसे कांग्रेस ने एक बोर्ड बनाया और जिसमें एक बड़ी उच्च जाति, तथाकथित तौर पर जो उच्च जाति कही जाती है, उसको उस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उस
जाति की, जयपुर में महिला को टिकट मिला तो उसी जाति का जो बोर्ड का अध्यक्ष था जिसने एक इतना बड़ा पद लिया, वो उस महिला के खिलाफ हो गया। तो ये चीजें वो बड़े खिलाफ मुखरित होकर के और उनके खिलाफ अभियान चलाया। तो ये जो जातियों की जो राजनीति है उसमें बहुत तरह के उलझने भी हैं, बहुत बहुत उसके पेचोखम हैं, और उनको वो इतना आसान नहीं है जितना लगता है। दूसरी कि जाहिर तौर पर एक बात ठीक है, कोई किसी जाति के साथ पार्टी का पैबंद नहीं जुड़ा है, लेकिन जाति की इस राजनीति के बाद जब धर्म अपना असर करता है, और आपने कहा कि अलग अलग जातियों के बाबाओं को बीजेपी ने प्रमोट किया है, ऐसे में आप उदयपुर में संपादक रहे और वह आदिवासियों का बेल्ट है, तो वो जो इलाका है उदयपुर और उसके आसपास का पूरा आदिवासी बेल्ट इस बार क्या कहता है? क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी अशोक गहलोत ने ले आई हैं, जिसकी बदौलत ही कांग्रेस को लगता है कि वह जीत जाए। मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत स्पष्ट बात करना इस परिणाम आने के बाद संभव होगा, क्योंकि तब कुछ ठीक से कहा जा सकता है। क्योंकि जब हम पहले, जब चुनाव में मतदान से पहले की बात थी, तब मुझे लगता है बहुत सारी बातें जिम्मेदार लोगों को इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि वो उस नतीजे को प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो उनका व्यू पॉइंट एक माना जाता है, तो इसलिए बहुत सारे रिजर्वेशंस रखे जाते हैं। लेकिन ये चुनाव के बाद पता चलेगा। पर जहां तक इसका सवाल है बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, प्रतापगढ़ का, उदयपुर के ग्रामीण इलाकों का, आदिवासी अंचल का, तो वहां भारतीय आदिवासी पार्टी बड़ी प्रमुखता से उभर के आ रही है। अब ये बहुत सारी जगह आरएलपी, जो मारवाड़ का इलाका है उसमें आरएलपी पिछले चुनाव में भी थी, इस बार भी उसकी मौजूदगी रही है। बीएसपी की मौजूदगी है, बीएसपी के कितने कम्युनिस्ट पार्टियों की मौजूदगी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो बहुत व्यापक तौर पर बैठकर काम करना चाहिए था, वो कांग्रेस ने उस तरह से नहीं किया। अगर वो उस व्यापकता के साथ काम करते और वो थोड़ा अपना दिल उदार रखते और अन्य पार्टियों के लिए थोड़ा थोड़ा खुला हृदय होता, तो राजस्थान में उनकी सरकार को कोई नहीं रोक सकता था। भारतीय जनता पार्टी की अगर आंधी चलती तो अलग बात है, वरना मुझे लगता है कि उनकी सरकार रह सकती थी। उदाहरण के तौर पर इसके जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और अगर कांग्रेस मिलकर के कम से कम 5 या 6 या 10 सीटों, 5 सीटों पर भी लड़ लेते, तो वो 5 सीटें निश्चित तौर पर कांग्रेस को मतलब इस गठबंधन को आ सकती थी। अगर वो आदिवासियों के साथ समझौता करते, जिन आदिवासियों ने उनको उनकी सरकार को बचाया था, तो मुझे लगता है वहां भी कम से कम 8 या 10 सीटें आ सकती थी। ठीक है, अभी वो हो सकता है 3 आए या 4 आए या 2 आए, लेकिन उस सूरत में कम्युनिस्टों की 2 सीटें आ सकती हैं, ऐसा जैसा अभी के उदाहरण के हिसाब से लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जिनके लिए समझौते किए जा सकते थे और उनके लिए सीटें छोड़ी जा सकती थी, और ये आने वाले समय के लिए बेहतर होता। खासकर सचिन पायलट को शामिल करके और जो गुजरों वाला इशू है उसको ठीक से एड्रेस किया जाता और उनको भी जोड़ा जाता। इसके अलावा बहुत सारे युवा मौजूद रहे हैं। आप देखिए कि राजस्थान में युवक कांग्रेस का चुनाव जनवरी में शुरू हुआ था, ठीक है, उसमें 3 लोगों ने 20 लाख वोट जोड़े, और उसका जो पैसा होता है 50 रुपए के हिसाब से 10 करोड़ रुपया दिल्ली में हाईकमान को जमा करा दिया। और आप देखिए कि युवा लोग वो होते हैं जो वोट लेके आते हैं। उनमें कांग्रेस हाईकमान ने या जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को जिसके वोट ज्यादा आने थे उसको बनाते, या इन्होंने बाद में नीति बनाई कि जो टॉप 3 आएंगे उनका इंटरव्यू लेंगे। वो इंटरव्यू हो गया, आप किसी को बनाइए, लेकिन अध्यक्ष तो आज की स्थिति देखिए कितनी विडंबना मूलक है कि एक इतना बड़ा संगठन और जो अपनी इतनी बड़ी विरासत लिए घूम रहा है, वो उसको ये उसका यूथ कांग्रेस का राजस्थान में कोई अध्यक्ष नहीं है, उसकी कोई टीम नहीं है। उसकी टीम होती, अध्यक्ष होते, जिलों में उसकी इकाइयां होती, वो नए लोग बने होते तो उत्साह से काम करते। यूथ कांग्रेस का वोट था 20 लाख। तो ये जो 20 लाख युवा थे, ये आप देखिए कि पिछली बार जो बीजेपी और कांग्रेस का अंतर था वो 1,77,000 वोटों का अंतर था। तो कहाँ आप जातियों को जोड़ते हैं,
और कहाँ आप अगर अपने एक लाख 20 लाख लोगों को जोड़ते जोड़ते तो ये 1,77,000 का जो गैप था उसको पूरा करते। पूरा। तो कांग्रेस के साथ जब हम जातियों की बात करते हैं तो उसका एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आशंका लगती है, मैं उस पर कोई निर्णय नहीं का कह सकता, लेकिन वो आशंका ये है कि जातियां हिंदू धर्म का हिस्सा हैं और बीजेपी हिंदू धर्म की राजनीति करती है। तो बीजेपी एक प्रत्यक्ष धर्म की राजनीति करती है और जो जातियों की राजनीति करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं। क्योंकि जो भारतीय जनमानस है, भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें नास्तिक लोग भी रहते हैं, उसमें डाउन ट्रोडन रहते हैं। तो जो जिस तरह की राजनीति आज तक की गई है उसका नतीजा क्या निकला है? कुछ लोगों को जरूर फायदा हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ कितने लोगों से आप, जो बेचारा पीढ़ियों से जूते गांठ रहा था वो जूते ही गांठ रहा है। आज की स्थिति इतनी वितृष्णामूलक है कि आज भी जो गटर हैं, आज मैला ढोने पे तो प्रतिबंध है, लेकिन जिसमें वो पूरा मैला जिस गटर में जाता है, प्रवाहित होता है, उसमें डुबकी लगा करके और उसको साफ करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो और इसी तरह से जो अन्य जातियां थी जो ओबीसी में आती हैं, जो समाज का बचे, उनको नौकरी देने की बात हो रही है। अरे भाई नौकरी तो बाद में दोगे, उनके बच्चे पढ़े भी नहीं है आज तक, उनको स्कूलों से वो वंचित हैं, वो बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं से वंचित हैं, वहां पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, वहां लाइब्रेरीज नहीं है, वहां उनको जो अपमानजनक धंधा और पेशा है उससे आपने निकालने की कोई कोशिश नहीं की है। तो मुझे लगता है कि जो वास्तव में काम होना चाहिए था उस काम भले आप जातिगत रिजर्वेशन के जरिए करें, भले आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन जिम्मेदारी आप सत्ता में हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी थी। तो आप उसको उन जातियों को, वंचितों को, आज भी लोग मतलब ऊंट चरा रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं और सड़क पर रास्ता नहीं है, तो रास्ता तक तो है नहीं, उनका जीना मुश्किल हुए जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमें चिंतित करते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से त्रिभुवन जी। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस बार के चुनाव में जातिगत भागीदारी राजस्थान के चुनाव में कैसी रहेगी। गुर्जर समाज, जिससे सचिन पायलट खुद आते हैं, उसकी एक नाराजगी की तरफ भी इशारा किया। वहीं इंडिया गठबंधन की जो स्पिरिट थी, जिसको लेकर एक समय में अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे, वही सवाल लगभग त्रिभुवन जी भी उठा रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियां, आदिवासियों की पार्टियां और हनुमान बेनीवाल की पार्टियां, अगर इन पार्टियों पर भी कांग्रेस ने काम किया होता तो आज जो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है वह शायद नहीं दिखती और अशोक गहलोत निर्बाध इतिहास रचते नजर आते। खैर, इसका रिजल्ट कल 8 बजे सुबह से आना शुरू हो जाएगा। दिन के 12-1 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे कि यह आकलन सही साबित हुआ या गलत। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।